हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस को। तो कल जो हमने लेक्चर पढ़ा था, सबसे पहले मुझे बताइए, जो हम आंदोलन की बात कर रहे थे, जैसे कल हमने चिपको आंदोलन के विषय में पढ़ा, राजनीतिक प्रेरित आंदोलन थे, कुछ अलग आंदोलन थे, कुछ हमने कम्युनिस्टवादी विचारधाराओं को लेकर आंदोलन को देखा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितना हमने लेक्चर्स में पढ़ लिया है, इसमें अगर कोई आपका डाउट हुआ है, कोई क्वेरी है आपकी, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेश्चन को, अपनी क्वेरी को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी कोई क्वेरी है, किसी कोई प्रश्न है, तो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए आप लोग सभी। देखिए, कल हम लोगों ने सबसे पहले इसी इमेज के साथ अपने चैप्टर को प्रारंभ किया था। ये उत्तराखंड का एक बहुत प्रसिद्ध आंदोलन था। इस आंदोलन का नाम था बच्चों, जैसा आपको पता है, चिपको आंदोलन। और ये क्या था? ये था वहाँ के पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन को आपका प्रारंभ किया गया था। ठीक, क्या प्रारंभ किया गया था? चिपको आंदोलन को आपका प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य था कि वहाँ की संपदा को ना बेचा जाए और वहाँ की संपदा को बचाया जाए। तो जन आंदोलन के उदय को हम पढ़ रहे थे। ठीक, इसी में हमने सबसे पहले जो था जन आंदोलन के उदय में सारी चीज़ों को हमने गौर करके देखा। इनमें जन आंदोलन की जो आपकी प्रक्रिया है, उन सारी प्रक्रिया को भी हमने पढ़ा। ठीक, गौर करा। इसी में हमने पहले चिपको आंदोलन को देखा, फिर चिपको आंदोलन के बाद हमने दल आधारित आंदोलन को देखा। ठीक, राजनीतिक दलों से स्वतंत्रता आंदोलन को हमने देखा। ठीक, इसी को देखने के बाद हम दलित पैथर्स को देखा। ठीक है, इन सबको देखने के बाद हमने ये सारी गतिविधियां को भी हमने और बहुत सारी चीज़ों पर गौर किया। तो बेसिकली कल हम लोग जो था आपका, हम यहाँ तक अपने चैप्टर को अंतिम कर चुके थे। ठीक, तो फिलहाल पुराने में से कुछ पूछना है, कुछ देखना है, तो एक बार मैं आपको मौका देता हूँ कि एक बार सारे बच्चे देख लीजिए, पूछ लीजिए, और कोई भी डाउट बने आप मुझसे पूछिए, फिर हम लोग सीधे अगले तरफ बढ़ जाएंगे आगे लेक्चर में। अब ऐसी स्वयंसेवी संगठन शहरों और ग्रामीण इलाकों में लगातार सक्रिय हैं। कह रहे बहुत सारे ऐसे स्वयंसेवी संगठन हैं जो लगातार क्या हैं, इन सबों में एक्टिव हैं। बहरहाल अब इनकी प्रकृति बदल गई है। बदलते समय के साथ ऐसे संगठनों में वित्त पोषी विदेशी एजेंसी से होने लगा है। ऐसी एजेंसी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्विस एजेंसी भी शामिल है। इन संगठनों को बड़े पैमाने पर अब विदेशी धन प्राप्त करता है, जिससे स्थानीय पहल का कुछ आदर्श कमज़ोर हुआ है। यह है, कुछ पहल का जो आदर्श है वो आपका कमज़ोर हुआ है। मराठी के प्रसिद्ध कवि नामदेव ढालसेन ने इस कविता को पढ़िए। क्या आप बताते हैं कि इस कविता में अंधेर की पथ यात्रा और सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर का अर्थ है? अंधेर की पथ यात्रा के संकेत दलित समूह की ओर किए गए हैं। इस समुदाय में हमारे समाज में लंबे समय तक क्रूरता, जातिगत न्याय का भुगतान है। कवि ने इस समुदाय के मुक्तिदाता डॉक्टर अंबेडकर को इंगित करते हुए सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर पद का प्रयोग किया है। महाराष्ट्र के दलित कवियों ने 70 के दशक में ऐसी अनेक कविताएं लिखी हैं। आज़ादी के 20 साल बाद भी दलित समुदाय को पीड़ा के अनुभव से गुजरना पड़ा है। उनकी इस पीड़ा तथा आक्रोश को अभिव्यक्ति इन कविताओं में हुई है। बहरहाल दलित समुदाय अपने लिए एक सुंदर भविष्य की आशा उभरा है, एक ऐसा भविष्य जिसने दलित समुदाय स्वयं अपने हाथों से गढ़े हैं। आप सामाजिक आर्थिक बदलाव को लेकर डॉक्टर भीमराव के सपने और हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर दलितों की गरिमापूर्ण स्थान दिलाने के लिए उनके रुझान, संघर्षों की बात जान चुके हैं। ऐसे में आश्चर्य नहीं है कि दलित मुक्ति से प्रेरित अधिकांश रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वर्णित एक प्रेरणा पुरुष के रूप में मिलती है। कैसे मिलती है? दलित जो है आपका प्रेरणा पुरुष के रूप में आपका मिलती है। ठीक, उदय 7वें दशक की शुरुआती सालों में शिक्षित दलित की पहली पीढ़ी ने अनेक
मंचों से अपने ताकत की आवाज़ उठाई। इनमें ज़्यादातर शहरी झुग्गी झोपड़ियों में बसकर पड़े दलित थे। दलित हिस्सों की दावेदारी इस क्रम में महाराष्ट्र ने 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर्स बनाया। आज़ादी के बाद सालों में दलित समूह की मुख्यतः जाति आधारित असमानता और भौतिक संसाधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ा। वे इस बात को लेकर सोचते थे कि संविधान में जाति आधारित किसी भी तरह का भेदभाव के विरुद्ध गारंटी देता है। आरक्षण के कानून, सामाजिक न्याय में ऐसी नीति कारगर क्रियान्वयन का मुख्य मांग थी। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने इसके अंतर्गत 60 और 70 के दशक में कानून बनाया। इसके बावजूद पुराने ज़माने में जिन जातियों को अछूत माना जाता था, उनके साथ इस नए दौर में सामाजिक भेदभाव और हिंसा का बर्ताव कई रूप में जारी रहा। दलितों की बस्तियां मुख्य रूप से गांव से दूर होती हैं। दलित महिलाओं के साथ व्यवहार थे। जातिगत प्रतिष्ठाओं की छोटी मोटी बात को लेकर दलितों पर सामूहिक जुल्म ढाए जाते थे। दलितों के सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न में साबित हुए। दूसरी तरफ दलित जिन राजनीतिक दलों का समर्थन कर रहे थे, जिनके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वे चुनाव राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे थे, ये पार्टियां फांसी पर रहती थीं। चुनाव जीतने के लिए इन दूसरी पार्टी के साथ गठजोड़ करना पड़ता था। ये पार्टियां टूटकर भी शिकार हुई। इन वजह से दलित पैंथर्स ने दलित अधिकारी की दावेदारी के लिए जन सुनवाई का रास्ता अपनाया। कैसे? गतिविधियां क्या हैं? महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में दलितों पर बड़े हो रहे अत्याचार में दलित पैंथर्स एक अन्य मुख्य गतिविधि थी। दलित पैंथर्स तथा इसके संवर्धन संगठन ने दलित पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर लगातार विरोध चलाया। इसी के फलस्वरूप सरकार ने 1889 में एक कानून बनाया। इस कानून के अंतर्गत दलित पर अत्याचार करने वालों के लिए कठोर प्रावधान दिया गया। दलित पैंथर्स के बाहर विचारधारा एजेंडे पर थी और पृथक करा। भूमिहीन किसान, गरीब, मजदूर, दलित और सहारे वर्गों को वंचित खड़ा कर दिया गया। इस आंदोलन के पढ़े लिखे दलित युवाओं को एक मंच मिला जहां पर अपनी सृजनशीलता का उपयोग प्रतिरोध की आवाज़ बनाकर कर सकते थे। इस दौर में अनेक आत्मकथाएं, अन्य रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। इन रचनाओं में दलित लेखकों और जाति प्रथा और क्रूरता का ज़बरदस्त खिलाफत की गई है। कैसी है? इन चीज़ों पर ज़बरदस्त जो खिलाफत है, जो चीज़ें हैं, उन पर आपका जो है स्पष्ट रूप से उनकी बयानबाजी और उनको आप अच्छे से इनमें तरीके से देख सकते हैं। क्लियर है कि क्या स्थिति इनकी बनी रही है और क्या स्थिति है। तो एक बार जितना पढ़ा है थोड़ा सा इसको गौर कर लीजिए और इस पे एक बार आपका रिवीजन कीजिए कि क्या है आखिर में इस समय के उदय की कहानी और 70 और 90 के दशक में क्या स्थिति थी दलित्स की। थोड़ा सा आप इस पर विचार कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको गौर करके जो है अच्छे से देख सकते हैं। एक बार आप इसको देख लें, फिर हम लोग क्या होगा इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? देख लीजिए एक बार। भारतीय समाज के सबसे दबे कुचले तबके के जीवन के अनुभव इन रचनाओं के दर्ज थे। इन्हीं रचनाओं ने मराठी भाषा के साहित्य को जबरदस्त हिलोर उठाई। साहित्य का दायरा अब ज़्यादा विस्तृत हुआ। उसमें समाज के विभिन्न वर्गों में नुमाइंदगी थी और संस्कृति के धरातल पर एक टकराहट की शुरुआत थी। आपातकाल के बाद या आपातकाल के दौरान दलित पैंथर्स ने चुनाव समझौते किए, उनमें कई विभाजन भी हुए। यह संगठन राजनीतिक पतन का शिकार हुआ। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयमेंट फेडरेशन यानी कि वामसेप ने दलित पैंथर्स की अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति की थी। अब देखिए, चुनाव में भी दलितों को रखा जाता था, लेकिन किसके लिए? बस एक वोट बैंक मात्र का सहारा बनकर उनको वो अपने टारगेट रूप में उनको देखते थे, ताकि क्या हो जाए, बस हम उनको देख सकें। ठीक इसी तरह से दुनिया भी जो थी उनको एक वोट बैंक के रूप में ही आपका देख रही थी और उसी की तरह वो अपना काम लेने की कोशिश भी कर रही थी। ठीक, बात कर रहे हैं भारतीय किसान यूनियन की।
70 से 80 के दशक में भारतीय समाज में कई तरह के असंतोष पैदा हुए। यहाँ तक कि समाज जिन तबकों को विकास प्रक्रिया में कुछ लाभ हुआ, उनमें सरकार के और राजनीतिक दलों की नाराजगी थी। 80 के दशक में कृषि संघर्ष का एक उदाहरण है, जब अपेक्षाकृत धन किसानों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया। क्या किया? इन सब नीतियों का आपका विरोध किया है। उदय 1988 के जनवरी में उत्तर प्रदेश के एक शहर मेरठ में लगभग 20,000 किसान जमा हुए। थोड़ा किसान संगठन का देखते हैं। 20,000 जमा हुए। ये किसान द्वारा बिजली की दर में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे। किसान जिला सहमता के दफ्तर में 3 हफ्ते से डेरा डाल रखे थे। इसके बाद इनकी मांग मान ली गई। किसानों को यह बड़ा अनुशासित धरना था। जिन धरनों में वे बैठे थे, उन दिनों आसपास के गांव में निरंतर राशन पानी मिल रहा था। मेरठ के इस धरने को ग्रामीण शक्ति का ही काश्तकारियों की शक्ति का बड़ा प्रदर्शन माना गया। धरने पर बैठे किसान भारतीय किसान यूनियन यानी बीकायू और बीकायू पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक संगठन है। कह रहे भारतीय किसान यूनियन जो है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जो किसान हैं उनका एक संगठन है। यह 80 के दशक में किसानों के अग्रणीय संगठनों में से एक था। कह रहे जो आपके किसानों के इतने सारे संगठन हैं, उन संगठनों में से एक था कौन? किसान संगठन। अभी जिसकी आप बात कर रहे थे, किसकी? किसान यूनियन, जिसे हम किसान संगठन कह सकते हैं, भारतीय किसान यूनियन। ठीक, आप देखिए ये इमेज है पंजाब में भारतीय किसान यूनियन की एक रैली की। तो इस तरह से जो किसान रैली हैं वो आपकी इकट्ठा होती हैं और दिखाई देती हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। ठीक, ऐसा ही दौर और भी हैं जिन दौरों पर हम लोग गौर करेंगे। लेकिन इस दौर में देखिए, तीसरे अध्याय में आप पढ़ेंगे कि सरकार ने जब हरित क्रांति की नीति अपनाई तो 1960 के दशक में अंतिम सालों में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को ज़्यादा फायदा हो गया। अब कह रहे हैं कि जब आपका ग्रीन रेवोल्यूशन पॉलिसी आई तो इसमें 3 स्टेट को ज़्यादा बेनिफिट्स हुआ। और वो 3 स्टेट के रूप में कौन कौन थे हमारे सामने? तो 3 स्टेट के रूप में थे आपका हमारे सामने जो था हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉफिट हुआ। इसके बाद में सालों में इनमें इलाकों में गन्ना, गेहूं नगद की फसल बने। 1980 के दशक में उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के प्रयास और क्रम में नकदी फसलों के बाजार का संकट का सामना करना पड़ा। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी मूल्य बढ़ोतरी में करने, किसानों को उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आवाजाही पर पाबंदी लगा दी, हटाना सुनिश्चित, गारंटी शुदा बिजली आपूर्ति करने में किसान को बकाया कर्ज माफ करने और किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। क्या कर दिया? इन सब चीज़ों का जो बाप का प्रावधान था वो आपका सरकार ने जो है कर दिया। ठीक, तो इन सारी मांगों को, इन सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। ठीक, अब बात कर रहे हैं जन आंदोलन का उदय। इतने बड़े जो जन आंदोलन हैं वो कब हुए, कैसे हुए? ठीक, आगे बढ़े। ऐसी मांगें देश के अन्य किसान संगठनों ने भी उठाई। महाराष्ट्र के सेताकारी संगठन ने किसानों के आंदोलन के लिए इंडिया को ताकत यानी कि भारत शहरी उद्योग क्षेत्र के खिलाफ यानी कि भारत ग्रामीण क्षेत्र में समागर कर दिया। आप तीसरे अध्याय में आप बात पढ़े चुके हैं कि भारत में ही अपनाए गए विकास मॉडल से जुड़े विवादों में कृषि बनाम उद्योग विवाद प्रमुख रहा था। यही विवाद 80 के दशक में एक बार फिर उठा, जब उदारीकरण की आर्थिक नीतियों ने कारण कृषि को क्षेत्र को खतरे में डाल दिया। किसको डाला? कृषि क्षेत्र को खतरे में डाला। अब है विशेषताएं। सरकार पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव डालने के क्रम में
भारतीय किसान यूनियन ने रैली, धरना प्रदर्शन और जेल भरो अभियान का सहारा लिया। इन कार्रवाई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों के गांव के हजार, कभी कभी तो 1 लाख से भी अधिक ज़्यादा किसानों ने भाग लिया। पूरे 80 के दशक भर में भारतीय किसान यूनियन ने राज्य के अनेक जिला मुख्यालयों में इन किसानों का विशाल रैली का आयोजन किया। देश की राजधानी दिल्ली में भी भारतीय किसान रैली ने का आयोजन हुआ। इनमें लामाबंदी का एक नया पक्ष यह था कि किसानों के जातिगत जुड़ाव का इस्तेमाल किया गया। भारतीय किसान यूनियन के अधिकांश सदस्य में एक खास किस्म के समुदाय थे। इस संगठन में जातिगत समुदाय के आर्थिक मामले के एक जुड़ाव होने के लिए जाति पंचायत की परंपरा संस्था का उपयोग हुआ। और कह रहे हैं कि किसी औपचारिक संगठन ढांचे के अभाव के बावजूद भारतीय किसान यूनियन को लंबे समय तक कायम रखें, क्योंकि यह संगठन अपने सदस्यों की जातिगत वंशागत संपर्क जाल पर आधारित था। भारतीय किसान यूनियन की राशि और संसाधन इन्हें संपर्कता के जुटाने थे। इन्हीं के सहारे से भारतीय किसान यूनियन की गतिविधियां भी संचालित हो रही थी। 1990 के दशक के शुरुआती सालों में भारतीय किसान यूनियन ने अपने राजनीतिक दलों से दूर रहा और अपने सदस्यों के बल के दम पर राजनीतिक दबाव का समूह का सहारा सक्रिय किया। इस संगठन ने राज्यों के मौजूदा किसान संगठनों का साथ लेकर अपनी कुछ मांगे मनवाने में सफलता पाई। इस किसानों में आंदोलन के 80 के दशक में सबसे ज़्यादा सफलता सामाजिक आंदोलन था। इस आंदोलन की सफलता के पीछे इसके सदस्यों की राजनीतिक मोल भाव की क्षमता की हाथ था। यह आंदोलन मुख्य रूप से देश के समग्र राज्यों में सक्रिय थी। खेत को अपनी जीविका के आधार पर बनाने वाले अधिकांश किसानों के विपरीत भारतीय किसान यूनियन जैसे संगठनों के सदस्य बाजार के लिए नगद फसली उपजाते थे। भारतीय किसान यूनियन समान राज्यों के लिए अन्य संगठन और अपने सदस्य उन समूह के बीच में बनाया जिनका क्षेत्र चुनावी रणनीति में रसूख था। महाराष्ट्र का सेठाकारी संगठन और कर्नाटक का रैयत संगठन ऐसे ही किसान संगठनों का जीवंत उदाहरण है। कैसे हैं? ऐसों का जीवंत उदाहरण हमको दिखाई देगा कि इन्होंने क्या किया है किसान संगठनों के लिए। ठीक, तो थोड़ा सा आप इन पर गौर करिए और थोड़ा सा इनको गौर कर एक बार अच्छे से देख लिया, ठीक है ना। फिर कुछ इसमें है, हम इसको देखिए। भारतीय किसान यूनियन कृषि को WTO से बाहर रखे सरकार। देखिए, उनकी एक मांग हुई थी कि सरकार क्या करे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा सा बाहर रखे किसे, एग्रीकल्चर को। ये मांग कर रहे थे। आइए इस मुद्दे के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन इस मुद्दे से पढ़ने से पहले आप एक बार जितना हमने पढ़ा है आप इसको थोड़ा इसको रिवीजन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या होगा, हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान दीजिए, कार्यालय संवाददाता। मैसूर 15 फरवरी भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी कि अगर भारत ने कृषि को विश्व व्यापार संगठन के दायरे से बाहर रखने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए तो देश को इसके सामाजिक आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। यूनियन ने प्रमुख महेंद्र सिंह टिकैत और उसके राष्ट्रीय समायोजन समिति के सदस्यों ने युद्धवीर सिंह ने आज एक प्रेस सम्मेलन में आपका जताया कि अगर भारत विश्व व्यापार के कायदे कानून को मान लेता है तो उनके लिए खतरनाक होगा। विश्व व्यापार संगठन के अगले दौर की बैठक में नवंबर में हांगकांग में होने वाली है। नेताओं का कहना है कि सरकार पर दबाव डालने के लिए आगामी 17 मार्च को संसद में दिल्ली में रैली निकाली जाएगी ताकि सरकार कृषि से संबंधित विश्व व्यापार संगठन के कानून के आगे झुकने ना टेके। रैली में देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 5 लाख किसानों ने आने की उम्मीद है। रैली के बाद भारतीय किसान यूनियन पूरे विश्व संगठन के खिलाफ आंदोलन चलाया 16 फरवरी 2005 को। ठीक, ये दौर था। अब एक बार थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। नेशनल फिश वर्कर जो आपका फोरम है, आप इसको खुद पढ़ेंगे। ठीक, इसको देख लीजिए। अब हम पढ़ते हैं, महिलाओं ने शराब माफिया को हराया। चित्तूर जिले में काली नारी मंडल पहुंचे कुल्लूड़ गांव की महिलाएं अपने गांव में ताड़ी की बिक्री पर लेकर पाबंदी जुटाई थी। उन्होंने अपनी बात गांव में ताड़ी विक्रेता तक पहुंचाई। महिलाओं ने गांव में ताड़ी
लाने वाली जीप को वापस लौटाने पर मजबूर कर दिया। जब गांव के ताड़ी विक्रेताओं ने ठेकेदार को सूचना दी थी, ठेकेदार ने उसके साथ गुंडों का एक दल भेज दिया। गांव की महिलाएं भी इससे नहीं डरी। ठेकेदार ने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस ने पीछे हट गया। एक सप्ताह बाद ताड़ी विक्रेताओं का विरोध करने वाली महिलाओं को ठेकेदार गुंडों ने सरियों और घातक हथियारों पर हमला किया, लेकिन गुंडों ने हमले के बावजूद एकजुटता बरकरार रखी और अंततः ठेकेदार और उसके गुंडों को हार माननी पड़ी। फिर भी 3 जीप ताड़ी को फेंक दिया गया। देखिए, तो इस प्रकार की ये सारी चीज़ें हैं। अगर मन को बनाया जाए और स्ट्रॉन्ग निर्णय लिए जाएं और उसके साथ खड़ा हो जाए, तो क्या ऐसा है जो हम असंभव हो। ताड़ी विरोध आंदोलन। जब भारतीय किसान यूनियन उत्तर में किसानों की लामाबंदी कर रहे थे, तो उसी समय एक अलग तरह का आंदोलन दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में आकार ले रहा था। यह महिला का एक सफूर्ती आंदोलन था। ये महिलाएं अपने आस पड़ोस में मदिरा की बिक्री की पाबंदी की मांग कर रही थी। वर्ष 1992 में सितंबर अक्टूबर के माह में इस तरह की खबर को तेलुगु प्रेस ने लगभग रोज देती थी। गांव का नाम बदलता जा रहा था। खबर वैसी ही होती है। ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी है। यह लड़ाई माफिया और सरकार दोनों के खिलाफ थी। इस आंदोलन ने ऐसा रूप धारण कर लिया कि इतकी राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप से जाने जाने लगा। अब राज्य में एक नियम बन गया, ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। ठीक, ये महिलाओं को दिखाया गया। देखिए किस प्रकार हमें इसमें अच्छी तरह से अच्छी कहानी सुनी है, लेकिन हम यह कभी नहीं जान सकते हैं कि कहानियाँ का अंत कैसे हो रहा है। क्या इन शताब्दी को सफल हो पाए हैं। पुरुषों की एक समय पीना शुरू कर दिया। तो इन सब चीज़ों को हम लोग आपका देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश के नल्लोर जिले में एक दूर दराज के गांव बुटुरगंग में 1990 के दौरान महिलाओं ने बीज प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया, जिसमें महिलाओं की बड़ी संख्या में पंजीकरण कराया। कक्षाओं में महिलाएं घर के पुरुष द्वारा देसी शराब, ताड़ी आदि पीने की शिकायत करती थीं। ग्रामीणों को शराब की गहरी लत लग चुकी थी। इसके चलते शारीरिक और मानसिक रूप से भी कमजोर हो गए थे। शराबखोरी के क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। शराबखोरी के बढ़ते से कर्ज का बोझ था। पुरुष अपने काम से लगातार गैर हाजिर होने लगे थे। शराब के ठेकेदार मदिरा व्यापार का एकाधिकार बनाए रखे थे, अपराधों में व्यस्त थे। शराबखोरी में सबसे ज़्यादा ताकत महिलाओं को थी। इससे परिवार की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। परिवार में तनाव और मारपीट का माहौल लगने लगा। नन्नौर में महिलाएं ताड़ी के विक्रेता के खिलाफ आगे आईं और उन्होंने शराब की दुकानों को बंद करने के लिए दबाव बनाया। यह खबर तेजी से फैली और करीब 5,000 महिलाओं ने आंदोलन में भाग लेना शुरू किया। प्रतिबंध संबंधित एक प्रस्ताव को पास कर जिला कलेक्टर को भेजा गया। नल्लोर जिले में ताड़ी की नीलामी 17 बार रद्द हुई। नल्लोर जिले का यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। क्या हो गया, जो ये आंदोलन था वो आपका पूरे राज्य में आपका फैल गया। तो इस आंदोलन को आप बहुत सक्रिय रूप से देख सकते हैं कि कैसे इसमें जन आंदोलन और जन भागीदारी रही। ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा बहुत साधारण था, ताड़ी की बिक्री बंद करो। लेकिन इस साधारण नारे ने क्षेत्र के व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दा तथा महिलाओं के जीवन पर गहरा प्रभाव किया। ताड़ी व्यवस्था को लेकर अपराध एवं राजनीतिक के बीच गहरा नाता बन गया। राज्य सरकारों को ताड़ी और बिक्री में काफ़ी स्वराज की प्राप्ति की गई। इसके लिए प्रतिबंध नहीं लगाए थे। स्थानीय महिलाओं के समूह ने इस जटिल रद्दे को अपने आंदोलन का उठना शुरू किया। वे घरेलू हिंसा के मुद्दे पर भी खुले तौर पर विचार करने लगे। आंदोलन ने पहली बार महिलाओं को घरेलू हिंसा जैसे निजी मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। कैसे है, घरेलू हिंसा जैसे मुद्दे पर आपका उनको बोलने का जो है आपका मौका दिया। इस तरह ताड़ी विरोधी आंदोलन महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा बन गया।
इससे पहले घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ काम करने वाले महिला समूह आमतौर पर शहरी मध्यम वर्गीय महिलाओं के बीच ही सक्रिय थे और यह बात पूरे देश में लागू हो गई थी। महिला समूह को सतत प्रयास से यह समझदारी विकसित हो गई थी कि तौर पर होने वाले अत्याचार और लैंगिक भेदभाव का मसला खास जटिल है। 8वें दशक के दौरान महिलाएं आंदोलन परिवार के अंदर ही उनके बाहर होने वाली यौन हिंसा के मुद्दों पर केंद्रित था। इन समूहों में दहेज प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाई और लैंगिक समानता के सिद्धांत पर आधारित व्यक्तिगत एवं संपत्ति कानून की मांग करी। कैसे करी? इन सब कानूनों की आपका मांग करी। ठीक, इस तरह के अभियानों के खिलाफ महिलाओं के मुद्दे की प्रगति, समाज में जागरूकता फैलाई। धीरे धीरे महिला आंदोलन कानून के सहारे हटाकर सामाजिक टकराव मुद्दे पर खुले तौर पर करने लगे। हमने ऊपर देखा है, विषयों पर बात की कि 90 दशक में आते आते महिला आंदोलन समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करने लगे। क्या आपको ज्ञात है, संविधान के 73वें 74वें संविधान के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकाय में आरक्षण दिया गया। इस व्यवस्था को राज्य की विधानसभा तथा संसद में लागू करने की मांग की जा रही है। संसद में इसी आशय से एक संशोधन विधेयक पेश किया चुका है, परंतु विधेयक अभी भी जरूरी समर्थन मिलना हासिल है। कुछ गुट जिसमें महिलाओं का समूह शामिल है, प्रस्तुत विधेयक के अंतर्गत दलित और महिलाओं का पिछड़े आरक्षण की मांग कर रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे आंदोलन और युग हुए हैं जिनको हमको देखना है। तो एक ऐसा ही जन आंदोलन होगा, उसको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक मूवी आई थी आक्रोश, इसके विषय में थोड़ा सा गौर करिए और देखिए। और यानी कि आप ताड़ी आंदोलन वाला मसला और भारतीय किसान यूनियन वाली मुद्दे को हमने देख चुके हैं। अब इससे अगला है नर्मदा बचाओ अभियान, इसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जितना हमने पुराना पढ़ा है, इसमें कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कोई कुछ भी है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप मुझे इसमें से पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर नहीं तो लास्ट चलेंगे। और ठीक है, देखिए, देख लिया, आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई डाउट नहीं है बच्चों, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न? चलिए ध्यान दीजिए आप सभी बच्चे, आप इसको एक बार रिवीजन करके पढ़ लीजिए। कल हम आपका नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है उस पर गौर करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।